So a quick revision. I'm taking from the back, first book, chapter number 10, the philosophy of the constitution. Now, जब हम इस बुक को पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसे बना था, उसमें ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस थे, तो उसका एक समरी, उसका उसके पीछे की वजह, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फिलॉसफी है, उसका क्या मेन प्रिंसिपल है, दैट दिस चैप्टर डील्स. तो व्हेन वी से कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन होता तो क्या होता, द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रूल्स, द रूल्स दैट द government needs to follow, the rules according to which the laws should be made. So the Indian constitution is not just a book of rules and law. It is a document full of ideas and values that were meant to guide the country after independence. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे अहम बात यह है कि बाकी कॉन्स्टिट्यूशंस कभी भी लिखी थी, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उस वक्त पर जब हम लोग आजाद हुए थे, प्लस हमारा जो देश था दैट वेंट थ्रू पार्टीशन. एंड adding to this, 1948, just after the independence, we also had an infiltration by our enemy country. हमारे यहाँ पर घुसपैठ भी हुई थी. तो जो सिचुएशन था बहुत डिफिकल्ट था. द उस वक्त का जो हमारा सिचुएशन था वो था कम्युनल ज्यादा. फिर हम आजाद हुए थे तो हमारे पास कुछ अपनी वैल्यूज को हमें रखना था. It was written to help build a fair, equal, and free society. And this chapter helps us to understand the real meaning and purpose. Philosophy का मतलब क्या है? Purpose. What our leaders were thinking when they created and what kind of country they wanted India to become. कल 26 जनवरी थी and we had a parade. हम लोगों ने रिपब्लिक डे में, and every year to celebrate, to commemorate the same, कोई चीफ गेस्ट बुलाया जाता है बाहर की कंट्री से, डिपेंडिंग ऑन हमारा फॉरेन रिलेशन उनके साथ कैसा है. ये सब आपके 12th का स्टार्टिंग का है, मतलब कि हमारा फॉरेन रिलेशन उसके अकॉर्डिंग. जैसे आज हम लोगों ने मदर ऑफ ऑल डील्स, हमने ईयू के साथ कुछ डील्स किए हैं. तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दैट गेव दिस गाइडेंस टू आवर मेकर्स, और उसके बाद आज तक जो हमारे फॉलोवर्स हैं, और इसीलिए आज भी हम 26 जनवरी को एज रिपब्लिक डे मनाते हैं. दिस चैप्टर explores a philosophical vision of constitution, its commitment to justice, liberty, equality and fraternity. जो हम बोलते हैं justice होना चाहिए, liberty रहनी चाहिए लोगों में, इक्वल होना चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए, एंड व्हाई इट मस्ट बी अंडरस्टूड नॉट जस्ट अ लीगल टेक्स्ट बट एज लिविंग डॉक्यूमेंट दैट कंटिन्यूज टू गाइड एंड शेप. व्हाई इट इज कॉल्ड अ लिविंग डॉक्यूमेंट, पेपर का क्वेश्चन. व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. लिविंग का मतलब क्या होता है? लिविंग का मतलब होता है समथिंग विच इज ब्रीथिंग, विच इज ग्रोइंग, विच इज लाइव, जिंदा है. तो यानी हमारे अंदर कुछ चेंजेस आती हैं. तो लिविंग डॉक्यूमेंट इसीलिए बोला जाता है बिकॉज टाइम टू टाइम हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस लेकर आए हैं व्हेन इट वाज रिक्वायर्ड, और इट गिव्स अस द गाइडेंस कि हमें कैसी सोसाइटी चाहिए और उस सोसाइटी को बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए. It also shows constitution is not just for the courts or for government, it belongs to all of us. क्या होता है कि जब हम लोग, मतलब मैं कई बार देखती हूँ, बहुत बुरा लगता है. Being a political science teacher, sometimes we are not able to correct people. लोगों के दिमाग में अलग अलग गलत गलत विचार है. कॉन्स्टिट्यूशन के 4 वर्ड्स पढ़ लेते हैं, देन दे से ओ ये ऐसा था, उस वक्त में ऐसा हुआ था, दैट वाज, ये मिस्टेक था.
इट वॉज नॉट। एक एक वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, एक एक फिलॉसफी हमारे उस वक्त के लीडर्स का वॉज अ विजन। एंड मेनी आर टाइम्स, बिकॉज वी आर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स, तो हमें आना चाहिए। कल को आप में से कोई लॉयर बनेगा, आप हो सकता है आईएएस के ऑफिसर बन जाओ, तो जब तक आपको कॉन्स्टिट्यूशन के ही रूल्स नहीं आते होंगे ना, तब आप जो हो नहीं समझ। It also, sorry, it belongs to everyone. It gives us rights, freedom, and encourages peace, justice, and respect for every person, no matter their background. The framers intended the constitution to shape future generation by binding them to principles of justice, equality, and democracy. उन्होंने उस वक्त के लिए नहीं बनाया था, दिस वॉज अ गाइडेंस, और गाइडेंस हमेशा फ्यूचर के लिए होता। इट्स नॉट अ फ्रोजन डॉक्यूमेंट, पेपर का क्वेश्चन। इट इज अ लिविंग मॉरल कंपास। फ्रोजन मतलब फ्रिज में रख दिया तो क्या होता है, वो एकदम पत्थर बन जाता। वेरस गरम चीज आपकी क्या करती है, मेल्ट होती, शेप। तो लिविंग डॉक्यूमेंट बिकॉज इट इज गाइडिंग अस, it has a shape, it has certain principles, we change it time to time, it's rigid and flexible। अब ये क्वेश्चन देखिए, ऊपर लिखा हुआ है और इसका आंसर लिखा हुआ। why is it under important to study the philosophy? भाई हमें क्यों पढ़ना चाहिए? Not everyone, but as a political science student, lawyers, anyone who is giving UPSC exam, anyone who wants to become a politician, you must understand the constitution। चार preamble के words पढ़कर you cannot say I understood the constitution। For understanding the moral foundation, पहला हमारा पॉइंट क्या है? अगर आप सब कुछ भी नहीं लिख सकते तो कम से कम पॉइंट्स को अच्छे से लर्न करो। The constitution is not collection of legal rules, it's grounded in a moral vision। क्योंकि moral क्यों है? क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले हमारा जो देश था वो बटा हुआ था ऑन डिफरेंट वे, रिलीजियस और इनर कास्टिज्म, अदर प्रॉब्लम्स लाइक अनटचेबिलिटी, डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। तो सबको एक बराबरी देने के लिए एक मॉरल एथिकल प्रिंसिपल्स की जरूरत थी। सबको इक्वालिटी, सबको फ्रीडम, सबको जस्टिस देना जरूरी था। For instance, law prohibiting the discrimination are rooted in the value of equality। जब हम बोलते हैं हमारे इंडिया के अंदर अनटचेबिलिटी इज बैंड, तो क्यों बैंड? अब भाई आप बैन नहीं करो तो इक्वालिटी कैसे लाओगे आप? Thus, examining the philosophy helps us to see the connection between legal provision and moral values। भाई मॉरल वैल्यूज को इम्बाइब करने के लिए कभी कभी लीगल प्रोविजन लाना पड़ता है, और जब हम वो नहीं लाते हैं ना, सोसाइटी हमेशा बदतर हो जाती। बहुत सारे लोगों को लीगल या लॉ फॉलो करना पसंद नहीं होता। वो कहते हैं क्यों फॉलो करो? बट लॉ इज नॉट मेड टू मेक यू पनिशबल, इट इज मेड सो दैट यू फील द इक्वालिटी। फॉर क्लैरिफाइंग की कंसेप्ट, उस वक्त हमारे सामने बहुत सारी चीजें थी, लाइक हमारे हिंदुस्तान के लोगों को क्या बुलाया जाएगा, व्हाट विल बी देयर राइट्स, और वो कौन देगा, अगर नहीं देता तो कैसे उसको लिया जाएगा। अ philosophical approach enables to understand the conceptual structure। This means exploring the nuanced meanings of terms like right, citizenship, minority, democracy। जब आप इन चीजों को समझोगे, इसका मीनिंग क्या है, तभी तो आप उसको फॉलो करोगे। डिक्शनरी मीनिंग एंड लीगल मीनिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट।
for interpreting and arbitrating values. The constitutional ideas are often interpreted differently by different authors. ये बहुत कई बार क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ लेजिस्लेचर है, हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव्स हैं एंड जुडिशरी है, तीनों कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं. सो समटाइम्स दीज आइडियाज आर इवन मैनिपुलेटेड. बहुत होता है अपने इंटरेस्ट के लिए, नहीं ऐसा नहीं लिखा, ऐसा लिखा है. सो स्टडिंग द अंडरलाइंग फिलॉसफी, जब तक आप उसकी मेन फिलॉसफी को, ऐसा ये रूल क्यों बनाया गया था, जब तक आप उस चीज को नहीं समझोगे, will not be able to interpret it in the right manner. एक वर्ड इक्वालिटी है. इक्वालिटी के बहुत सारे मायने हो जाते हैं. एक बहुत इसका एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, हम इक्वालिटी और रिजर्वेशन को लेकर चलते हैं. तो लोगों का क्वेश्चन होता है कि जब आप बोल रहे हो एवरीवन इज इक्वल, देन व्हाई रिजर्वेशन इज देयर. तो जब तक आप उस फिलॉसफी को नहीं पढ़ोगे ना, उस इक्वालिटी को लाने के लिए ही रिजर्वेशन आया था भाई. जब तक आप उसे नहीं पढ़ोगे, यू विल नॉट बी एबल टू. So you have to study as part of whole science, political science. मेरे घर में, मतलब not with my immediate family, but in the extended family, when I say this thing, they say तुम, at least तुमसे नहीं उम्मीद होता. But I tell that being a political science teacher, first of all, I understand what is constitution. Then comes all. For contextualizing constitutional practices, उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए आपको कई चीजों को पढ़ना पड़ता है. द हिस्टोरिक एंड फिलोसॉफिकल कंटेक्स्ट इज वाइटल. भाई जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हेन द करंट प्रैक्टिसेस आर क्वेश्चन, इट रिमाइंडर ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स टू कंटिन्यू टू गाइड द नेशन. तब हम उनको बताते हैं भाई ये चीज आज की डेट पर है, but why it came. For ensuring relevance and adaptability, society change होती है. What was there in 1950 we don't have in 2025. रिपब्लिक डे का परेड देखो 1950 का, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, एंड यू विल लाफ. आप हंसोगे उसको देखकर. फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब पर यू विल बी फाइंडिंग इट इन ब्लैक एंड व्हाइट. जमाना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं था, टीवी ब्लैक एंड व्हाइट था. मतलब उस वक्त में तो टीवी आया नहीं था, पर जो रिकॉर्डिंग्स है वो ब्लैक एंड व्हाइट में है. आप देखोगे उस वक्त में ज्यादा से ज्यादा 100-150 लोग वहां पे बैठे होंगे, और बिल्कुल खुला हुआ सड़क है. देयर वॉज वन. और अभी क्या है, लोगों को सुबह 4 बजे वहां जाकर बैठना पड़ता है. तो what was there in 50 we don't expect in 2026. we have adapted, we have, हम लोग जो है टाइम इवॉल्व हुए. द फिलॉसफी प्रोवाइड्स अ कोहेरेंट विजन. कोहेरेंट मतलब स्टेप बाय स्टेप for society and polity, guiding not only the interpretation of law but their evolution over the period. It helps ensure constitutional value remain relevant and adaptable to changing circumstances while maintaining their core principles. भाई उस दिन उस वक्त में इक्वालिटी में कुछ चीजें नहीं थी, अब है. क्यों है? उस वक्त में कुछ चीजें थी, अब नहीं है. क्यों नहीं है? दैट वाज दैट पीरियड. उस वक्त हमें उसकी जरूरत थी, अब नहीं है. द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स आर इक्वल, मतलब आर सेम, बट उसको कैसे हम अप्लाई करते हैं वो डिफरेंट हो. For empowering the marginalized and promoting social transformation, one of the key main thing is, मैं कल ऐसे ही, मतलब आई वॉज सिटिंग हियर एंड मास्टर शेफ का कुछ एपिसोड यहाँ चल रहा था, एंड देयर वाज वन लेडी हु वाज टेलिंग दैट आज के दिन
शी नेम बी आर अम्बेडकर जी ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया। एंड यू नो व्हाट आई वाज सेइंग, पहले तो इस लेडी को बाहर निकालो। बी आर अम्बेडकर जी ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया था। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। चेयरमैन वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड देयर वर 299 मेंबर्स। हम सिर्फ एक मेंबर का नाम लेकर बोलते हैं ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। वी डोंट इवन नो कितने लोग उसमें इन्वॉल्व थे। हमें सिर्फ एक नाम पता है। बट वाई इट इज देयर इज बिकॉज उस वक्त हमारे जो कुछ पॉपुलेशन था, जो सोसाइटी में जिनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, जो मार्जिनलाइज थे, जिनको इक्वालिटी नहीं मिली थी, जिनको जस्टिस नहीं मिला था, उनको जो है एम्पावर करने के लिए देर आर सर्टेन वे, लाइक हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमें यही सिखाता है कि जब हमें किसी भी लोगों को, किसी एक ग्रुप को एम्पावर करना है तो हम यूज कर सकते हैं अपने पावर को, हमेशा नहीं। व्हाट आर द, अब नेक्स्ट इज, ये थे हमारे कि व्हाट आर द, व्हाई वी नीड टू स्टडी इट। अब नेक्स्ट इज व्हाट आर द कोर वैल्यूज और फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम नाइन्थ में भी पढ़ चुके हैं, टेंथ में भी पढ़ चुके हैं। दैट इज जो हमारा प्रियम्बल में लिखा हुआ है, जो हमारे पूरे फर्स्ट से लेकर नाइन्थ चैप्टर तक जो हमने पढ़ा है। इंडिया इज अ सेक्युलर रिपब्लिक, हमारा जो है मतलब कि वी आर, वो हमारे कोर वैल्यूज हैं। वी आर गिविंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, वो हमारे वैल्यूज हैं। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स, पहला हमारा वर्ड लिखा है। कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में नहीं लिखा है कि इंडिया इज अ फेडरल स्टेट, कहीं नहीं लिखा है। लेकिन इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा है, यानी कि जो स्टेट्स हैं उन सबका एक। एंड द पावर्स आर डिवाइडेड अमंग द यूनियन स्टेट यानी कि फेडरल सिस्टम। इंटेग्रिटी, ब्रदरहुड यानी फ्रेटर्निटी, इन सब, ये सब हमारे हैं कोर वैल्यूज। तो सबसे पहला हमारा कोर वैल्यू इज द इंडिविजुअल राइट्स, फ्रीडम, जो हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया था। दैट इज लिबर्टी, लिबर्टी टू लिव, लिबर्टी टू गिव आवर ओपिनियन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री पावर, यानी कि कोई अगर मिसयूज करता अपने पावर को, उसके खिलाफ आवाज उठाना। They, these were hard won through the decades of resistance to colonial rule. Indian liberalism, it's distinct. It is homegrown. मतलब हमने जो लिबर्टी ली है ना, वो हमने किसी को लेकर नहीं, हमने अपने बलबूते, हमारे साथ जो बुरा हुआ था उसके आधार पर हमने लिबर्टी को लिया। It is the product of continuous and intellectual political activity. State freedom of expression is an integral part of Indian Constitution, यानी इंडिविजुअल राइट्स एंड सोशल जस्टिस, हमारे राइट्स। सोशल जस्टिस यानी रिजर्वेशन। सोशल का मतलब हो गया सोसाइटी में इक्वालिटी लाना। और सोसाइटी में इक्वालिटी कब आएगा? सोसाइटी में सबको इक्वल जस्टिस मिलना, वेदर यू आर बिलोंगिंग टू ए कैटेगरी और बी कैटेगरी, सबको बराबर रखना। measures like reservation and other reflect a corrective philosophy, acknowledging the past injustice, जो पहले हुआ था उसको हमने जो है लिया। वेस्ट में क्या है, उनका लिबरलिज्म वॉज बेस्ड ऑन अदर प्रिंसिपल्स। हमारा जो था इंडिविजुअल, जो एक एक इंसान है सबके लिए था,
उनका था ऑन द सिस्टम विच हैड मतलब कि उनका क्लर्जी या फिर नोबल्स, उनका वैसे ग्रुपिज्म में था, हमारा हर एक इंसान को लेकर। रिस्पॉन्ड फॉर डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स, बिकॉज वी आर डीलिंग विद, उस वक्त में भी इंडिया में तरह तरह की भाषा थी। जब हम जन गण मन बोलते हैं तो हम उसमें बोलते हैं ना, हिंद, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्चल, बोलते हैं ना। तो उसमें भी आप देखो, ऑल भाषा का नाम है, सारे नदियों के नाम है, यानी कि उस वक्त में भी वी वर हैविंग लिंग्विस्टिक, religious and cultural diversity, and there were people who belonged to minority population। तो उन सबको प्रोटेक्ट करने का भी हमारा वैल्यू था कि सबको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। सेक्युलरिज्म ये तो हमने बाद में ऐड किया था, लेकिन सेक्युलरिज्म हमारा क्या होता है, हमने ये पढ़ा था अभी, जस्ट वी हैड रेड इन आवर सेकेंड बुक। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में क्या है, सिर्फ जो स्टेट है वो, इट डज नॉट इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ रिलीजन। लेकिन हमारा क्या है, प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस, ये हमने सेकेंड बुक में भी पढ़ा था। यानी जब जरूरत पड़ती है तो स्टेट इंटरवीन करता है, अगर उन्हें लगता है कि किसी रूल को लगाना चाहिए जिससे कि बराबरी रिलीजन्स को मिले तो करता है। फॉर एग्जाम्पल द स्टेट्स फंड माइनॉरिटी स्कूल्स को क्यों पैसा देती, सो दैट दे आर ऑल्सो एबल टू गेट द एजुकेशन। नॉर्मली इट डजेंट इंटरवेयर इन द रिलीजियस मैटर्स, रिलीजन के अगर किसी बड़े ने कोई लॉ निकाला वो नहीं करती, बट इफ इट इज अफेक्टिंग द सिटीजन इन अ नेगेटिव वे फिर वो इंटरवीन करती है। वेयर एज इन वेस्ट इट इज नॉट देयर, दे डोंट इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर। तो हमारा है प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस, इसका मीनिंग आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, आई थिंक वी वर द फर्स्ट टू अडेप्ट इट कंप्लीटली। हमसे पहले 1900 में न्यूजीलैंड वाज देयर व्हिच हैड द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वेयर एज बाकी सभी देशों में विमेन राइट्स वर गिवन इन द लेटर। इंडिया ने स्टार्टिंग में ही इस बात को ले लिया था कि whatever the caste or gender or classes, people will be equally given the right to vote। बाकी जगहों पर ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, बहुत सारी चीजों के थे। हमने वो चीज नहीं की थी, हमने इक्वालिटी को यहां पर भी रखा था, सोशल जस्टिस को हमने यहां पर भी रखा था। फेडरलिज्म एंड एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर, एसिमेट्रिक मतलब देयर इज नो सिमेट्री नहीं है, जैसे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर नागालैंड को स्पेशल स्टेटस मिला था, यानी सबको बराबर नहीं मिला था। एसिमेट्रिक मतलब एवरीवन वाज नॉट इक्वल। union has more power, states have lesser power। The union has to share the power and revenue with state, and the state and union have to share it with the local government, federalism। Some of the states are getting extra benefits because of the territorial problems, like Nagaland, Jammu Kashmir में तो आर्टिकल हट गया। National identity and unity, it attempts to build a common national identity, that is we are Indians। हमारे, it rejected separate electorates for religious community because they would fragment the democratic fabric। एक टाइम ऐसा भी था, अगर हमने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी हो, Muslims, then depressed class, they wanted separate electorates, मतलब वो भारत का हिस्सा रहेंगे, लेकिन जिस एरिया में वो लोग रहते हैं that would be ruled and that would be completely voted by people belonging to that community। और हमने उस चीज को माना नहीं था। क्यों नहीं माना था, फिर तो भाई वो एक मतलब कि ये एरिया उनका हो गया तो वो देश अलग ही हो जाएगा फिर। सो इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग इट, हमने एक किया बाय प्रोवाइडिंग देम एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस। तो ये सारी वैल्यूज हमने जो है ऐड की थी, जिसको हम इंडिविजुअल राइट, सोशल जस्टिस कहते हैं, और ये हमारे कोर वैल्यूज थे। इन्हीं के आधार पर सारे लॉ, सारे पॉलिसीज हमारे बनते। बट
देर आर सम पीपल हु क्रिटिसाइज द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई कोई भी चीज रहेगी तो उसका जो है, यू वुड ऑलवेज हैव द क्रिटिसिज्म, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फर्स्ट, कुछ लोगों का मानना है इट इज वेरी लेंथी। 18 वॉल्यूम का है भाई। देर आर सो मेनी आर्टिकल्स, सो मेनी schedules, so many amendments. The It is one of the longest constitutions in the world. इतना कौन पढ़ेगा? टू मेनी प्रोविजंस आर देयर। बहुत मुश्किल होता है हर एक चीज को मतलब लेकर आना इन द एडमिनिस्ट्रेशन। फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट्स, हमारे यहाँ पर एक नहीं दो नहीं, मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स यानी कि चेंजेस हुई हैं। और अमेंडमेंट होती है, अगर नहीं पता होता, पुराने के अकॉर्डिंग चल लेते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती है। एलिट मेड डॉक्यूमेंट, मतलब कुछ लोगों का मानना है कि जो कॉन्स्टिट्यूट के असेंबली के जो मेंबर्स थे वो नॉर्मल नहीं थे, वो एजुकेटेड थे, अर्बन थे यानी कि शहर के रहने वाले थे, एलिट क्लास यानी कि रिच थे, लॉयर्स थे, प्रोफेशनल्स थे। उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं था ऐसा माना जाता, बट आई डोंट बिलीव इट, बिकॉज इवन द poorest have been given some provisions. Limited reflection of popular will, because of this वो कहते हैं सबकी मत इसमें नहीं थी। borrowed features, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैग ऑफ बोरोविंग। हमारा एक क्वेश्चन है, बिकॉज हमने अपने जो बिल ऑफ राइट्स है वो यूएस से लिया है, आयरलैंड से हमने कुछ लिया है, देन जो पार्लियामेंट स्ट्रक्चर है दैट वी हैव टेकन फ्रॉम ब्रिटिश, देन द सोशल स्ट्रक्चर वी हैव टेकन फ्रॉम रशिया। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि हमने उनकी नकल की है, अपनी अकल नहीं लगाई। वेस्टर्न आइडियल्स को जैसे सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म, इसको हम पर थोपा गया है और हमारे जो ट्रेडिशंस है इससे ये अलग है। बट इफ यू सी, if we read it in the right manner, you will find that nothing like it is there. Yes, it is long, very bulky, इंटरप्रिटेशन करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार अगर सही इंसान नहीं है वो इंटरप्रेट नहीं कर पाता है, लीगल वर्ड्स है, लीगल टर्म्स है। तो द लिमिटेशंस, ये जितने भी बने हैं पॉइंट्स में क्वेश्चंस, वैसे का वैसे ही आएगा। आई विल शेयर दिस डॉक्यूमेंट विद यू, यू कैन गो थ्रू इट। फर्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ सेंट्रलाइज्ड आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी। मतलब इसको लिमिटेशन इसलिए बोल रहे हैं कि हमने, अभी कल की ही बात थी, वी वर जस्ट हैविंग अ डिस्कशन, तो एक छोटी सी चीज हमने नोट किया, जो वेस्टर्न इंडिया के अंदर डेवलपमेंट्स है दैट इज नॉट देयर इन नॉर्थन इंडिया। मैं तो तीनों को बिलोंग करती हूँ, आपको पता है। आई लिव इन दिल्ली बट आई हैव माई रूट्स टू साउथ एंड माई डॉटर इज इन वेस्ट। तो जो वेस्ट में जो हम लोगों ने देखा है, जो डेवलपमेंट्स हैं लोगों के, अरे दे डोंट प्रिटेंड टू बी रिच। इन नॉर्थ समथिंग डिफरेंट इज देयर, वेर एज इफ यू गो टू डाउन साउथ वहां का बिल्कुल अलग कल्चर है। जो हम नेशनलिज्म बोलते हैं ना, यू डोंट फाइंड दैट रूट देयर। वो अपने आप को अपने स्टेट से ही रिलेट करते हैं। दे डोंट सी नॉर्थ इंडिया एज पार्ट ऑफ देयर। जैसे हम तो देखते हैं, ओ वी लिव इन नॉर्थ बट साउथ हमारा है, वो ऐसा नहीं सोचते। तो कहीं ना कहीं जो ये सेंट्रलाइज्ड आइडिया है ना, इट हैज नॉट वर्कड इक्वली। Second, it appears to have glossed some important issues of gender justice, particularly within the family. मतलब इन चीजों पर हमने ध्यान नहीं दिया है। फैमिली लॉ को हमने बहुत ज्यादा जोर नहीं, हम जेंडर इक्वालिटी पे बात करते हैं, हमने बोला इक्वालिटी, वेदर यू आर अ मैन और यू आर अ मैन और अ वुमैन, यू हैव द राइट टू वोट, लेकिन हमारा वोटिंग राइट तक ही इक्वालिटी रहता है। जब हम फैमिली के बारे में बात करते हैं ना, वहां पर हम कुछ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए कुछ नहीं कर पाता है। आज भी लड़की का पैदा होना जो है, इट इज सेड टू बी अ कर्स।
तो हमने क्या किया? हाँ, हमने रूल्स बना दिए कि भाई आप मतलब कि आप उसका नाम क्या, अल्ट्रासाउंड नहीं करवाओगे, आप ये नहीं करोगे, बट व्हाट प्रोविजंस हैव बीन गिवन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट? Empower should be when the girl is born, not when the girl is 60 years old. कि हमने आपके लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, नॉट एवरीवन कैन गो टू द प्रोग्राम। तो कहीं ना कहीं वो जो जस्टिस वाली बात आती है वो पूरी तरीके से नहीं हुई। थर्ड, it is not clear why in a poor developing country certain basic socio-economic rights were relegated to the section on directive principle instead of fundamental rights। और ये जो डिबेट है ये हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि अगर हम अपने बेसिक नेचर को देखें तो वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, और हमारे यहाँ पर कुछ बेसिक राइट्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ, वर्क, ये हमने जो है स्पेशल प्रोविजंस में रखा हुआ, लाइक नरेगा। नरेगा आपका जो है इसका नाम अब चेंज हो गया है, तो वो जो है इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन द एरियाज वेयर द पीपल आर पुअर। वहां वर्क उनको दिया जाता है 100 डेज के लिए, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल यूनिवर्सली फॉर एवरीवन। और अगर फंडामेंटल राइट होगा तो वो सबके लिए होगा। तो कुछ लोगों का मानना है कि दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज टू improve the status of people we need more equality। So that is a question, that's a chapter, the philosophy। इसमें से अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो ये जो क्वेश्चंस बने यही आता है, limitations, core value and why should we study। The rest are the MCQs। With this, the first chapter यानी कि last chapter philosophy is completed for the revision purpose, right?